अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा बीड़ी पीते हैं तो हाँ, वो निकोटीन की वजह से पेशेंट को सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, उसका बीपी हार्ट रेट बढ़ जाएगा। 99% केसेस में सिजेरियन सेक्शन स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंडर ही होता है। कोई ऐसी भी सर्जरी है जिसमें एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती? सर्जरी एनेस्थीसिया के बिना पॉसिबल नहीं है। कुछ महिलाएं क्या करती है कि जैसे ही उनको पीछे पेन होना शुरू हो गया वो पेन किलर खा लेती है, फिर थोड़ा आराम होता है। लॉन्ग टर्म में अगर आप पेन किलर ले रहे हो तो वो आपके किडनी पे इफेक्ट डालेंगे, किडनी फेल हो जाएगी। HIV की दवा होती है? सारी बीमारियां गट से ही शुरू होती हैं। फैटी लिवर तो आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। बेसिकली ये लाइफस्टाइल रिलेटेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जितना हमारा खाना बोरिंग रहेगा उतनी हमारी लाइफ इंटरेस्टिंग रहेगी। एक रील में आप बता रही थी, मैंने देखा कि आप 40 की उम्र में भी 27 के कैसे दिख सकते हैं यंग कैसे दिख सकते हैं आप। अपनी न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, हाइड्रेशन पे ध्यान दीजिए, सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए। ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ये क्यों कहा जाता है? ये आपको कैलोरीज भी देगा, ये आपको प्रोटीन भी देगा और ये आपको गुड फैट भी देगा। ऐसी बहुत रेयर चीज होती है जिनमें ये सब चीजें पाई जाएं। अगर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी का पता करना हो तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं कि जिससे पता लगे हमारे अंदर मैग्नीशियम की कमी हो रही है? मसल क्रैम्प जिसको कहते हैं ना, बांटे आ गए, वो क्रैम्प्स आते हैं मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से। एल्यूमिनियम के बर्तन कितने खतरनाक हो सकते हैं हमारे लिए? पुराने टाइम में जेल में रखे जाते थे एल्यूमिनियम के बर्तन। सांप काटने के तुरंत बाद हमें क्या काम करना चाहिए? हल्दी लगा दो, कट लगा दो या मुंह से खींच लो। आपने सोशल मीडिया पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखी होंगी जिसमें कि ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर ब्रेन की सर्जरी कर रहे हैं और वो पेशेंट जिसका ऑपरेशन हो रहा है वो या तो गिटार बजा रहा है, गाना गा रहा है। आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है? और ये पॉसिबल होता है एनेस्थीसिया की वजह से। एनेस्थीसिया क्या होता है, कैसे होता है, इसकी क्या जरूरत होती है? अगर बिना एनेस्थीसिया के कोई सर्जरी करनी पड़ जाए तो क्या पॉसिबल है? या फिर कोई ऐसी भी सर्जरी हो सकती है जिसमें एनेस्थीसिया देने की जरूरत ही ना हो? तो आज के इस पॉडकास्ट में हमारे साथ एक ऐसी मेहमान है जो कि एनेस्थेटिस्ट है और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है। यानी एडमिट होने के बाद जब इंसान आईसीयू में शिफ्ट होता है तो उसके बाद उसकी केयर को किस तरीके से किया जाता है, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, उन सब के बारे में ही बातें करते हैं। और ये केवल एक डॉक्टर नहीं है बल्कि एक कंटेंट क्रिएटर भी है जो मल्टीपल टॉपिक्स पर आपको अवेयर करने के लिए, आपको हेल्थ के प्रति जागरूक करने के लिए अपने इंस्टाग्राम पर पेज भी चलाती है। हमारे साथ है डॉक्टर दीपिका बग्गा जी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हेल्थ पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। अरे मैम बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। पहली बात तो ये कि डॉक्टर के पास समय नहीं होता है लेकिन आपने समय दिया, सबसे बड़ी बात तो यही है हमारे लिए। हाँ जी, बिकॉज आपका पेज बड़ा मीनिंगफुल लगा मुझे, तो मुझे लगा मुझे टाइम निकालना चाहिए हाँ, अपनी इनपुट देनी चाहिए आपके बिल्कुल पेज बिल्कुल, क्योंकि अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। yes. एक गलत इन्फॉर्मेशन जान भी ले सकती है लेकिन एक सही इन्फॉर्मेशन किसी की जान भी बचा सकती है। तो मैम जैसे मैं आपके बारे में पढ़ रहा था, आपके जो कंटेंट को मैं देख रहा था, तो हम क्या होता है ये भी हमने सुना है हॉस्पिटल्स वगैरह में कि एनेस्थीसिया के लिए एक अलग से डॉक्टर आएगा। हालांकि हमको पता नहीं था पहले कि एनेस्थीसिया के लिए अलग से कोई डिग्री होती है, अलग से कोई डॉक्टर होता है। तो थोड़ा मुझे अपने प्रोफेशन के बारे में आप थोड़ा शुरुआत से बताइए कि ये डॉक्टर एनेस्थेटिस्ट जो होते हैं इनका काम क्या होता है? क्या केवल ये एनेस्थीसिया दे के रूम से बाहर चले जाते हैं, इनकी जॉब डन होगी, अब ये कुछ नहीं करेंगे, या इसके अलावा भी कुछ होता है? प्लीज एक बार बताइए। देखिए, MBBS एक बेसिक डिग्री होती है हमारी, जो 12th के बाद हम करते हैं, वो सब डॉक्टर को करनी पड़ती है। उसके बाद हमारी ब्रांचेस अलग अलग हो जाती हैं। तो MD एनेस्थीसिया एक अलग ब्रांच है, जैसे MS सर्जरी होती है, MS गायनी होती है, उसी तरह MD एनेस्थीसिया एक अलग ब्रांच है जिसमें 3 साल हम एनेस्थीसिया की पढ़ाई करते हैं जी। तो उसके बाद हम डिपेंड करता है, आगे कोई फेलोशिप करना चाहें तो वो कर सकते हैं, SRशिप करना चाहें, APशिप करना चाहें, वो आपके एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज को एनहांस करेगा बेसिकली। तो ये एक डिग्री कंप्लीट करने के बाद हमारी डिग्री MD एनेस्थीसिया और क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट की होती है। अब एनेस्थीसिया कौन देते हैं? एनेस्थीसिया MD एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर देते हैं। ये बेसिकली पेशेंट का पेरी ऑपरेटिव पीरियड में ध्यान रखते हैं। अब पेरी ऑपरेटिव पीरियड मतलब ऑपरेशन से पहले और बाद का पीरियड। मतलब पेशेंट जब एडमिट हुआ किसी सर्जरी के लिए तो सबसे पहले उसकी PAC होती है, प्री एनेस्थीसिया चेकअप जिसको कहते हैं। तो वो एनेस्थेटिस्ट करते हैं, उसमें वो हेड टू टो पेशेंट को एग्जामिन करते हैं, उसको ऑस्कल्टेट करते हैं। ऑस्कल्टेट यानी कि उसकी चेस्ट देखते हैं, उसका हार्ट चेक करते हैं,
ठीक है, उसको पूरा एग्जामिन करते हैं, उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसको क्या क्या कोमॉर्बिडिटीज हैं, उसको क्या क्या बीमारियां हैं, ठीक है, उन बीमारियों के लिए वो क्या दवा ले रहे हैं, अब वो दवा से वो बीमारियां ठीक चल रही हैं, नॉर्मल हो रहा है, अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो वो नॉर्मल है रेंज में या नहीं है, शुगर का मरीज है तो हम देखते हैं कि शुगर नॉर्मल रेंज में है। अब इन बीमारियों से उसका लिवर, किडनी या ब्रेन पे कोई इफेक्ट या हार्ट पे कोई इफेक्ट है तो हम उसको भी चेक करते हैं। फिर जो जो हमें लगता है कि नीड है, अगर हमें इन्वेस्टिगेशन की, ब्लड इन्वेस्टिगेशन की नीड है तो हम वो करवाते हैं। अगर हमें ईसीजी, चेस्ट एक्सरे या और भी कोई इन्वेस्टिगेशन हमें लगता है कि हमें ज़रूरत है वो देखने की, इको भी होता है, बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन होती हैं, तो हम वो करवाते हैं। उसके बाद हम फुली पेशेंट को असेस करते हैं कि ये सर्जरी के लिए फिट है या नहीं। अगर पेशेंट फिट है तो उसको आगे हम प्रोसीजर स्टार्ट कर देते हैं। अगर पेशेंट अनफिट है तो हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं, उसको सारी दवाइयाँ देते हैं ताकि पेशेंट को ज़्यादा से ज़्यादा फिट किया जा सके। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉर्मलाइज की जा सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जैसे कोई ऑर्गन खराब हो गया और वो रिवर्सिबल नहीं है, तो फिर ऐसी कंडीशन में हम पेशेंट को रिस्क एक्सप्लेन करते हैं कि आपको, फिर हम देखते हैं कि वो सर्जरी ज़्यादा ज़रूरी है या पेशेंट की जान ज़्यादा ज़रूरी है। तो यही चीज़ें हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि आपको सर्जरी के दौरान या बाद में कितना रिस्क है, ताकि पेशेंट अपना डिसीजन ले सके कि वो सर्जरी के लिए जाना चाहता है या नहीं जाना चाहता है। तो ये सब एक्सप्लेन करने के बाद फिर हम पेशेंट को एक्सप्लेन करते हैं कि सर्जरी से पहले आपको इतने घंटे खाली पेट रहना है, सॉलिड फूड इतनी देर पहले तक खा सकते हो, या प्लेन पानी कितनी देर तक पहले ले सकते हो, चाय कॉफ़ी कितनी देर पहले तक ले सकते हो। ये सब एक्सप्लेन करने के बाद पेशेंट को फिट किया जाता है, सर्जरी के लिए लिया जाता है। फिर सर्जरी में हम पेशेंट से पहले ही डिस्कस हो जाता है कि उनको कौन से टाइप का एनेस्थीसिया देना है, उनको जनरल एनेस्थीसिया देना है या स्पाइनल एनेस्थीसिया देना है या लोकल एनेस्थीसिया देना है। एनेस्थीसिया के बेसिकली टाइप्स होते हैं, तो हम डिसाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू सर्जरी, ठीक है, उसको कौन सा एनेस्थीसिया उसके लिए बेस्ट रहेगा। बट आजकल पेशेंट के साथ डिस्कस किया जाता है कि हमें जो लगता है कि ये एनेस्थीसिया टाइप आपके लिए बेस्ट है, लेकिन आपको ये भी दिया जा सकता है, तो आपको जो कंफर्टेबल है, पेशेंट का डिसीजन भी बहुत मैटर करता है। सपोज मैं करवाना चाहती हूँ पेशेंट का लोकल में कोई सर्जरी, ठीक है, और पेशेंट को वो देखना ही नहीं है, उसको ओटी का एटमॉस्फेयर ही पसंद नहीं है, और वो कह रहा है कि मुझे फुली सेडेट करो, ठीक है, या मुझे जिए दो, तो हम अल्टीमेटली पेशेंट की जो डिसीजन होगा उसी को मानते हैं। एक मिनट, अभी आपने बोला लोकल एनेस्थीसिया और जनरल एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया, ये टाइप्स होते हैं। ये कितने तरह के होते हैं? देखिए, जनरल एनेस्थीसिया में पूरा हम पेशेंट को फुली बेहोश करके उसको वेंटिलेटर पे डाल देते हैं, ठीक है। ओके, उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता, कुछ भी समझ में नहीं आता? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, जनरल एनेस्थीसिया में। हाँ जी। ओके। और जो स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है वो हम स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी होती है ना, स्पाइन, उसके अंदर हम सबरेक्नोइड ब्लॉक लगाते हैं। बेसिकली सबरेक्नोइड स्पेस होता है, उसके अंदर ब्लॉक लगाते हैं, तो पेट के नीचे का हिस्सा सुन हो जाता है, ठीक है। अदरवाइज पेशेंट फुली अवेयर होता है, पेशेंट को सब दिख रहा होता है, सिर्फ जैसे सपोज हमारे पेट से नीचे की सर्जरीज करनी है, तो हम उसको स्पाइनल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। तो जो प्रेग्नेंट महिलाओं की सर्जरी से डिलीवरी होती है वो यही होता है? यस यस, 99% केसेस में सिजेरियन सेक्शन स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंडर ही होता है, कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो। कॉन्ट्राइंडिकेशन मतलब अगर पेशेंट सपोज स्पाइनल के लिए फिट ही नहीं है, उसको कोई हार्ट डिजीज है जिसके लिए स्पाइनल नहीं दिया जा सकता, या फिर उसका ब्लड बहुत पतला है, तो हम उस केस में स्पाइनल नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे जो सबएक्नोइड स्पेस के अंदर हेमाटोमा बन जाता है, उसकी वजह से परमानेंट पैरालिसिस हो सकता है। तो ऐसे कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस होती हैं, उन केसेस में फिर उनको भी जीए दिया जाता है। बट अदरवाइज 99% ऑफ द सिजेरियन जो होते हैं वो स्पाइनल के अंडर ही होते हैं, स्पाइनल एनेस्थीसिया के अंडर होते हैं। ओके। और लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है? लोकल होता है जैसे आपको सपोज फिंगर की सर्जरी करनी है, आपको हैंड की सर्जरी करनी है, तो आप पर्टिकुलर एरिया में आप लोकल इन्फिल्ट्रेशन कर सकते हो। वो लोकल एनेस्थीसिया उस पर्टिकुलर पार्ट में दिया जाता है और वो पर्टिकुलर पार्ट सुन हो जाता है और आप फुली अवेयर रहते हो। ओके। एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूँ कि जब आप एग्जामिन करते हो किसी पेशेंट को एनेस्थीसिया देने से पहले, तो ऐसी कौन सी चीजें होती है जिन पर, या ऐसे कौन से पेशेंट होते हैं जिन पर एनेस्थीसिया बिल्कुल भी वर्क नहीं करता? ऐसे कोई पेशेंट होते हैं? देखिए, जैसे आप बात करेंगे तो जैसे सपोज स्पाइनल एनेस्थीसिया की से हम बात कर रहे हैं, तो जैसे जिन पेशेंट को स्कॉर्पियन बाइट हुआ होता है, स्नेक बाइट हुआ होता है, कभी कभी ये लोकल वाले ड्रग्स उन पे काम नहीं करते, लोकल एनेस्थीसिया वाले, जैसे बुप्रीवाकेन, लिग्नोकेन, ये सब होते हैं ड्रग्स,
जो लोकल या फिर स्पाइनल के लिए यूज होते हैं वो काम नहीं करते। उन लोगों को जिनको सांप ने काटा है, सांप या बिच्छू ने काट रखा हो, अच्छा, उन केसेस में, क्योंकि दोनों चीजें सेम जगह पे काम करती हैं। तो ऑलरेडी जो जिसको सांप या बिच्छू ने काट रखा है वो उन रिसेप्टर्स को चेंज कर देता है, बेसिकली ना उनका स्ट्रक्चर चेंज कर देता है। अब हमारी जो दवा है लोकल एनेस्थीसिया वो भी वहीं जाके काम कर रहा है, लेकिन उसका स्ट्रक्चर चेंज हो गया तो वो वहां एक्ट नहीं करेगा। तो ऐसा होता है, लेकिन बहुत रेयर केसेस होते हैं ऐसे सांप बिच्छू वाले, लेकिन आते हैं। तो फिर अगर स्पाइनल के लिए अगर उनको इफेक्ट नहीं आया तो हम उनको जीए में कन्वर्ट कर देते हैं। और जीए में भी जैसे ये होता है, ऐसा नहीं होता कि पेशेंट को एब्सोल्युटली इफेक्ट ही नहीं आया, ऐसा नहीं होता। जीए में ऐसा होता है कि ड्रग रिक्वायरमेंट किसी किसी की ज्यादा होती है, जैसे क्रोनिक अल्कोहलिक होते हैं जो शराब बहुत ज्यादा पीते हैं, ये मैं तो उन केसेस में ड्रग रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। अच्छा, यस। जो आदमी तंबाकू का या स्मोकिंग बहुत ज्यादा करता है या शराब बहुत ज्यादा पीता है और उसकी कोई अगर सर्जरी होने लगे तो उसके लिए एनेस्थेटिस्ट होते हैं, उनको कुछ अलग से उनको ट्रीट करना पड़ता है। यस, देखिए सबसे पहले तो जो तंबाकू बहुत ज्यादा च्यू करते हैं, चबाते बहुत ज्यादा हैं, वो हमारे लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक पेशेंट हो जाते हैं, क्योंकि तंबाकू चबाने से उनका जबड़ा जो है यहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाती है। तो हमें बेहोश करने टाइम जो हम ट्यूब डालते हैं तो हमें माउथ ओपनिंग ज्यादा चाहिए होती है, तभी हमारा लरिंगोस्कोप अंदर जाता है, ट्यूब डालते हैं, फिर पेशेंट को वेंटिलेटर पे डालते हैं उसकी सेफ्टी के लिए। लेकिन हमारे लिए यहीं से शुरुआत प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसका जबड़ा नहीं खुलता है, ये चबा चबा के यहाँ फाइब्रोसिस हो जाती है। और उनकी माउथ ओपनिंग, कभी आपने देखा होगा जो तंबाकू वाले खाते हैं लोग, उनको कभी कहना आपकी मुंह खोलिए, इतना ही खोल पाते हैं, कुछ तो इतना ही खोल पाते हैं। हमें ऐसे लगता है शायद मुंह में डाला हुआ है कुछ इसलिए नहीं खोल रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, उनका खुलता ही नहीं है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दूसरा, ये तंबाकू और जो अपना स्मोक करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो इनका क्या होता है, निकोटीन, ये हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। बॉडी फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में चली जाती है, एकदम जैसे डर में, जैसे कुत्ता हमारे पीछे पड़ जाए तो हम फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में चले जाते हैं। सेम चीज होती है, हमारा बीपी और हार्ट रेट बढ़ जाता है निकोटीन की वजह से। अब जब हम अंडर एनेस्थीसिया होते हैं तो बीपी हार्ट रेट बढ़ने से हमें प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अगर एनेस्थीसिया उसको दिया हुआ है इंसान को, पेशेंट को, और वो क्रोनिक स्मोकर है, अच्छा, अगर पेशेंट बहुत ज्यादा बीड़ी पीते हैं, सिगरेट तो पीते हैं, हाँ, वो निकोटीन की वजह से पेशेंट को सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होता है, उसका बीपी हार्ट रेट बढ़ जाएगा, तो वो एनेस्थीसिया के अंडर प्रॉब्लम हो सकती है इस पेशेंट को। दूसरी चीज कि जो बीड़ी बहुत ज्यादा पीते हैं तो उससे क्या है, लंग्स के अंदर सिक्रेशंस बहुत ज्यादा बढ़ती हैं, म्यूकस बनता रहता है, कभी आपने नोटिस किया होगा, वो थूकते हैं बार बार, ठीक है। तो वो म्यूकस जो है हमारे एयरवेज को, हमारे जो सांस की नली है उसको ब्लॉक कर सकता है, ये प्रॉब्लम, ठीक है। ऐसे पेशेंट जो होते हैं, इनकी छाती में जकड़न, जिसको स्पाज्म कहते हैं, वो बहुत ज्यादा होने के चांस रहते हैं। इतनी जकड़न हो जाती है कि कभी कभी हम वेंटिलेटर पे डाल के भी उसको वेंटिलेट नहीं कर पाते, उसको सांस बाहर से दे ही नहीं पाते, इतनी दिक्कत हो जाती है ऐसे पेशेंट में। तो आइडियली तो सर्जरी से 15-20 दिन पहले आपको बंद कर देनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग इतने एडिक्टेड होते हैं कि नहीं बंद कर पाते सिगरेट, तो 7 दिन पहले तो उनको बंद कर ही देनी चाहिए, क्योंकि रिस्क उनके लिए ही है, ठीक है ना, जान भी जा सकती है। ये स्मोकिंग सिर्फ ये नहीं कि हार्मफुल, हमें अदरवाइज नॉर्मल लाइफ में अगर कोई सर्जरी हो रही है तो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल है। तो सर्जरी और एनेस्थीसिया से लेने से 1 हफ्ता पहले तो आपको बंद ही करनी पड़ेगी। अल्कोहल, स्मोकिंग, सब कुछ, देखिए ये सबके इफेक्ट्स अलग अलग होते हैं। अल्कोहल अगर हम ले रहे हैं, अगर हम लंबे टाइम से जैसे कोई अल्कोहल ले रहा है तो उसका क्या होता है, ड्रग रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उसके LFT डिरेंज होते हैं, लिवर फंक्शन, क्योंकि अल्कोहल जो है वो ज्यादा लिवर पे अफेक्ट करता है, तो उसके लिवर फंक्शन अगर डिरेंज्ड होंगे तो हम एनेस्थीसिया के ड्रग्स देंगे, वो मेटाबोलाइज तो वहीं से होंगे ना, लिवर से, तो वही वो उनको मेटाबॉलिज्म में प्रॉब्लम होगी, तो एनेस्थीसिया से बाहर आने में भी प्रॉब्लम आ जाती है, लंबे टाइम तक उनको वेंटिलेटर पे भी रखना पड़ता है। तो मतलब ये सब चीजें हार्मफुल हैं हमारे लिए, सबके इफेक्ट अलग अलग हैं, टोबैको के अलग हैं, निकोटीन के अलग हैं, अल्कोहल के अलग हैं, बट ये सारी चीजें हमें नेगेटिव इफेक्ट देती हैं। ओके, अच्छा कोई ऐसी भी सर्जरी है जिसमें एनेस्थीसिया की जरूरत नहीं होती? हाँ, कोई लोकल, जैसे कोई सपोज कोई फिंगर की है, ऐसा नहीं होता कि एब्सोल्युटली जरूरत नहीं पड़ती, नहीं,
लोकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं हम, ऐसा नहीं कि जीए ही देना जरूरी है हर केस में, लोकल दे सकते हैं, बट सर्जरी एनेस्थीसिया के बिना पॉसिबल नहीं है। ऐसी कोई सर्जरी नहीं हो सकती जिसमें एनेस्थीसिया दिया ही ना जाए। ओके। यस। अच्छा मैम, एक बात और बताइए कि एनेस्थीसिया देने के बाद उसका क्या कोई लाइफ टाइम में कोई ऐसा साइड इफेक्ट हो सकता है बॉडी में, जो उस वक्त पे तो नहीं होगा लेकिन इन फ्यूचर की भाई ये जो साइड इफेक्ट है आपके एनेस्थीसिया का, एनेस्थीसिया कोई साइड इफेक्ट भी क्रिएट करता है आपकी बॉडी में? देखिए, हर चीज के, हर ड्रग के साइड इफेक्ट्स होते हैं, बट यूजुअली जैसे टाइम हम प्रोग्रेस कर रहे हैं तो उसी तरह हमारे पास ड्रग्स भी नए नए आ रहे हैं जिनके बहुत कम साइड इफेक्ट्स हैं, या फिर उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, या उनका हम कह सकते हैं जो एक्शन है बड़े शॉर्ट टाइम तक रहता है, ठीक है ना, शॉर्ट एक्टिंग है। तो जल्दी ही हम एनेस्थीसिया से, जितनी जल्दी बाहर आ जाते हैं एनेस्थीसिया से, उतने ही साइड इफेक्ट्स कम होते हैं। बट ऐसा नहीं हम कह सकते कि किसी ड्रग के साइड इफेक्ट्स ही नहीं है, हर ड्रग के साइड इफेक्ट्स होते हैं। अब स्पाइनल की बात करें तो उसमें हम कुछ प्रिकॉशंस बताते हैं पेशेंट को कि आज आपको स्पाइनल लगा, आपको 24 घंटे सर नहीं उठाना है, नहीं तो आपको हेडेक हो जाता है। क्योंकि हम जब स्पाइनल देते हैं वो CSF लीक होता है वहां से, तो पेशेंट को हेडेक होने के चांसेस होते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें होती हैं, साइड इफेक्ट तो हर चीज के होते हैं। एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ, और बहुत सारी महिलाएं हैं, उन्होंने ये बोला है कि जब उनकी सर्जरी से डिलीवरी होती है और जो पीछे स्पाइनल में जो इंजेक्शन दिया जाता है एनेस्थीसिया का, वो हमेशा पेन बहुत करता है। आज भी पेन का, अगर मान लीजिए 1 साल पहले हुई है उनकी सर्जरी और आज भी बोलेंगे तो कमर में बोला इतना दर्द रहता है कि कमर मतलब हम बैठ नहीं पाते हैं। ऐसा कुछ होता है उसका, यह कोई साइड इफेक्ट है या फिर वो उसका मतलब नेचर है कि वो दुखेगा ही दुखेगा? देखिए, एक तो हम पुराने टाइम की बात करते हैं तो पुराने टाइम पे नीडल थोड़ी थिक होती थी, जो हम स्पाइनल नीडल यूज करते थे वो मोटी होती थी, तो उससे बैकएक होने का चांसेस रहते थे। लेकिन अब हमारे पास बहुत ही थिन, इतनी पतली नीडल होती है कि आप नेकेड आई से देख भी नहीं पाते, इतनी पतली नीडल आ गई है हमारे पास, तो बैकएक होने का चांसेस बहुत ही कम है। बट आपने एक चीज नोटिस की होगी कि सबसे ज्यादा कंप्लेंट कौन करती हैं? जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है, जिनकी सिजेरियन हुआ होता है, वही कंप्लेंट करती हैं कि हमें बैकएक हो रहा है स्पाइनल लगने के बाद। इसीलिए बिल्कुल। तो रीजन बेसिकली ये नहीं होता, रीजन होता है कि जब हम प्रेग्नेंट होते हैं या फीमेल प्रेग्नेंट होती हैं तो एक रिलैक्सिन हार्मोन निकलता है, बॉडी का कर्वेचर चेंज होता है। जब पेट आगे को बढ़ता है तो पीछे से हमारा स्पाइन का कर्वेचर भी चेंज होता है ना, तो ये सब चेंजेस को एकोमोडेट करने के लिए बॉडी रिलैक्सिन रिलीज करती है। और बहुत सारे पेशेंट को सैक्रोइलियाइटिस भी हो जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या हो जाता है? सैक्रोइलियाइटिस, इन्फ्लामेशन होती है हमारे पीछे जॉइंट्स की। अच्छा। तो इसकी वजह से उनको पेन रहता है, लेकिन वो मतलब उनको समझ नहीं आता ये पेन उसकी वजह से है या फिर हमारे वो इंजेक्शन की वजह से हो रहा है। क्योंकि प्रेगनेंसी में के दौरान तो उनको इस पेन का इतना एहसास नहीं होता, लेकिन वंस बेबी बाहर निकल जाता है तब उन्हें लगता है कि हमारा पेन बढ़ गया है या हो रहा है तो उसकी वजह से हो रहा है। वो उसकी वजह से नहीं हो रहा, तो वो उनका जो कर्वेचर स्पाइन का चेंज हो जाता है रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से, तो वो जो जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होती है, ये सब प्रेगनेंसी रिलेटेड चेंजेस हैं। तो किसी किसी में बहुत ज़्यादा होते हैं, किसी में बहुत कम होते हैं। जैसे किसी में मोटापा बहुत ज़्यादा आता है प्रेगनेंसी में, किसी में बहुत कम आता है। तो ऐसे बॉडी का रिस्पॉन्स, हर बॉडी का रिस्पॉन्स डिफरेंट होता है, तो उसकी वजह से उनको पेन होती है। तो ये पेन कभी ठीक हो सकता है या हमेशा रहता है? बिल्कुल हो सकता है चेंज। आप एक बार रिकवर कर जाएं, अपनी सर्जरी से रिकवर कर जाएं, तो उसके बाद आपको बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, आपको कैल्शियम टाइम टू टाइम लेना बहुत ज़रूरी है। आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, आपको अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान, अपने एक्सरसाइज का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। फॉर द टाइमिंग अगर आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके मेडिसिन भी ले सकते हो, ऑइंटमेंट्स लगा सकते हो, पेन किलर ले सकते हो, लेकिन ऑन द लॉन्गर रन आपको एक्सरसाइजेस ही करनी पड़ेंगी। आपको अपना पोस्चर ठीक करना पड़ेगा। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग कराते हैं तब भी पोस्चर ठीक नहीं होता, झुक के बैठते हैं, वो सब फैक्टर्स ऐड ऑन हो जाते हैं बेसिकली। क्योंकि एक तो प्रेगनेंसी रिलेटेड चेंजेस होते हैं, उसके बाद आप ब्रेस्ट फीड भी करवाते हो बिल्कुल झुक के, एक्टिविटी आप करते नहीं हो, बेड पे लेटे रहते हो, तो वो सब फैक्टर ऐड ऑन होके आपके बैकअप को बढ़ाएंगे। तो आपको जैसे ही आप रिकवर कर गए सर्जरी से, आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करो और बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करो, वो ही आपको लॉन्ग टर्म में आपको हेल्प करेगा। कुछ महिलाएं क्या करती है कि जैसे ही उनको पीछे पेन होना शुरू हो गया, वो पेन किलर खा लेती है, फिर थोड़ा आराम होता है
और फिर से ये हो जाता है। क्या बैक में जो उसकी एनेस्थीसिया की वजह से होता है वो लेना चाहिए पेन किलर? देखिए, पेन किलर तो आपको शॉर्ट टर्म रिलीफ देगा। अब आपके बहुत इन्फ्लेमेशन है, बहुत पेन हो रहा है, तो आप नेचुरली पेन किलर लोगे, लेकिन आप पेन किलर कितने दिन ले सकते हो? 2, 4, 5 दिन। क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर आप पेन किलर ले रहे हो तो वो आपके किडनी पे इफेक्ट डालेंगे, किडनी फेल हो जाएगी। ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट ही मसल स्ट्रेंथनिंग है। ठीक है, एक तो अपनी डाइट अच्छी रखो, कैल्शियम रिच डाइट रखो, अपना विटामिन डी लो, मैग्नीशियम लो, अपने पूरे न्यूट्रिएंट्स का ध्यान रखो। ठीक है, डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो आप अपना डाइट के रिलेटेड भी, और अगर आपको कोई मल्टीविटामिन की जरूरत है तो वो भी आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ले सकते हो टाइम टू टाइम, स्पेशली पोस्टपार्टम पीरियड, मतलब प्रेगनेंसी डिलीवरी के तुरंत बाद वाला जो पीरियड होता है 3 मंथ्स का, उसमें तो बहुत जरूरी है आपकी न्यूट्रिशन का, आपको बैलेंस डाइट लेना, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना। तो उस पीरियड में आपको खाने के साथ साथ अपनी मसल स्ट्रेंथनिंग भी जरूर करनी चाहिए। ये नहीं कि एब्सोल्युटली आप बेड पे लेटे हैं, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं और सिर्फ पेन किलर्स पे डिपेंडेंट हैं, तो वो आपको लॉन्ग टर्म में वो बैक एक परसिस्ट करेगा ही करेगा। ओके। जब मैं आपका इंस्टाग्राम देख रहा था तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस थी जो कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम जो लोग काम करते हैं, जिसके बारे में हमको पता नहीं होता है, और वो हमारी हेल्थ के लिए कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, वो आपने बताया था। तो मैं उसमें एक आपका मैं रील देख रहा था, उसमें आपने बोला कि जो अक्सर एक ये मिथ है, या मुझे पता नहीं, कि हम लोग जो है रॉक सॉल्ट जिसे बोलते हैं, सेंधा नमक जिसे हम कहते हैं, तो सेंधा नमक बोलते हैं कि ये वाइट सॉल्ट जो आता है उससे अच्छा होता है, रॉक से सीधे आता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, लेकिन आप उसके उल्टा थोड़ा उसमें आप समझाती है। हाँ, तो थोड़ा क्या है, समझाइए। तो बेसिकली क्या है, आजकल सोशल मीडिया के देखो प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। हम कुछ देख लेते हैं कि ट्रेंड चल रहा है तो फिर उसको ब्लाइंडली फॉलो करना शुरू कर देते हैं ना। रॉक सॉल्ट में इसलिए लोगों ने लेना शुरू कर दिया कि इसमें मिनरल्स हैं, बट रियलिटी ये है कि मिनरल्स 2% ही होते हैं। बट ये रॉक सॉल्ट जो होता है वो आयोडाइज्ड नहीं होता। ठीक है, हम जो नमक अपनी किचन में यूज करते हैं वो स्टैंडर्ड नमक जो है वो आयोडाइज्ड है। ठीक है, हम रॉक सॉल्ट ले रहे हैं, उसमें नमक तो है 98% तो वही सोडियम क्लोराइड है, 2% मिनरल्स है। तो इतने हमें मिनरल्स नहीं मिल रहे जितना हमारा नुकसान हो सकता है, क्योंकि आयोडीन की कमी से हमें ग्वाइटर हो सकता है, हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है, स्पेशली फीमेल में, छोटे बच्चों में, उनको तो आयोडीन की बिल्कुल कमी नहीं होनी चाहिए। और प्रेगनेंसी में तो आपका मिसकैरेज हो सकता है, और जो बच्चा है पेट के अंदर उसका मेंटल डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा, उसको कंजेनाइटल एनोमलीज हो सकती हैं, उसको बीमारियां हो सकती हैं पेट गर्भ में ही। क्या हो सकती है? कंजेनाइटल एनोमलीज, क्या होता है? ये जो होती हैं ऐसी बीमारियां जो गर्भ के अंदर ही हो जाती हैं बच्चे को। अच्छा, ठीक है, जो अपंग बच्चे पैदा ही अपंग होते हैं, ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं उनको। ओके। तो आयोडीन की कमी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए स्पेशली प्रेगनेंसी में। और फीमेल तो ओवरऑल ही जैसे मोर प्रोन टू हाइपोथायराइडिज्म, आपने सुना होगा कि फीमेल को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है थायराइड की, वो इसलिए। ठीक है, तो इसलिए उनके लिए तो आयोडीन बहुत जरूरी है। तो हमें एक ट्रेंड के पीछे नहीं जाना चाहिए, आयोडाइज नमक ही रूटीन में यूज करना चाहिए। अगर सेंधा नमक पसंद है तो उसको अपना जैसे फास्ट के टाइम पे यूज कर सकते हैं, या स्पेशल आपको कोई चाट या फ्रूट चाट पसंद है कि सेंधा नमक के साथ ही हमें अच्छे लगे, वंस इन अ व्हाइल एवरीथिंग इज फाइन, बट उसको अपने रूटीन नमक से रिप्लेस मत करो, क्योंकि रूटीन नमक हमारी स्टैंडर्ड जो इंडियन गवर्नमेंट ने बनाया था वो इसीलिए बनाया था क्योंकि उस टाइम पे ग्वाइटर के पेशेंट्स बहुत बढ़ गए थे। तो आयोडीन हमारे लिए जरूरी है, तो इसलिए आयोडाइज नमक ही खाओ। ओके। अच्छा, एक ब्लैक सॉल्ट भी होता है, एक सेंधा नमक होता है, काला नमक होता है। दोनों एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं? देखिए ये मतलब वही टाइप्स ही होती हैं, वेरियस टाइप्स होती हैं, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड नमक जो है वो आयोडाइज नमक ही है। ठीक है, वो हर उनको आप वंस इन अ व्हाइल यूज कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हमारा स्टैंडर्ड नमक जो है आयोडाइज नमक, वो ही आप मतलब 90% आप वही यूज करें, ये रिकमेंडेड सॉल्ट है। ओके। एक कंटेंट में आप बता रही थी कि अक्सर अब तो ये होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, लेकिन अगर कभी भगवान ना करे ऐसा हो कि किसी HIV पेशेंट की यूज की हुई जो निडिल होती है वो किसी दूसरे पेशेंट को अगर लगा दिया तो उसमें HIV ट्रांसफर होने के चांसेस 100% हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। पर आपने उसमें बताया कि अगर ऐसा हो और आपको तुरंत पता लग जाए कि ऐसा हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ, बेसिक आप सही कह रहे हैं कि अब बेसिकली ये ना ज्यादा प्रॉब्लम्स देखने में आई जो IV ड्रग यूजर्स होते हैं ना, ड्रग एडिक्ट,
अच्छा। उनमें तो बहुत कॉमन होता है HIV, क्योंकि वो सेम नीडल से लगाते हैं। हाँ। तो वो अगर एक को है तो वो ट्रांसफर हो जाती है। अगर हेल्थ केयर सेटअप की बात करते हो तो देखो, हम तो हर पेशेंट का ही ट्रीटमेंट करेंगे। तो हमारे पास HIV पॉजिटिव पेशेंट भी आते हैं, और कभी कभार जैसे स्टाफ जो है वो ज़्यादा इंजेक्शन वगैरह काम वही करते हैं, तो उनको नीडल प्रिक इंजरीज हो जाती हैं। इवन सर्जन्स को भी हो जाती हैं, या हमें भी कोई प्रोसीजर करते टाइम हो सकती है, किसी को भी हो सकती है। तो अगर आपको इंजरी अगर ऐसी हो गई है, HIV पेशेंट से कंटेमिनेटेड आपको नीडल कोई लग गई है, तो सबसे पहले आपने उस शार्प चीज़ को, जो भी शार्प से आपको इंजरी हुई है, उसको सेफली डिस्कार्ड करना है। अब सेफली डिस्कार्ड करने का मतलब है कि और किसी को नहीं होनी चाहिए इंजरी। सपोज आपको लग गई, आपने इधर फेंक दिया, वो तो उसी टाइम किसी और को भी हो सकती है ना। तो उसको सेफली डिस्कार्ड करना सबसे पहला पॉइंट है, उसको सेफली डिस्कार्ड करो, किसी और को इंजरी ना हो। सेकेंडली, आप सोप और वाटर से उसको थोरली वॉश करो वुंड को, ठीक है। अगर सपोज आईज में गिर गया, तब तो आप सिर्फ पानी से ही वॉश करोगे। उसके बाद इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स होती है हर हॉस्पिटल में, उसको इन्फॉर्म करना होता है, क्योंकि ऐसे केस को रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी होता है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है कि आगे से ध्यान रखा जाए ये इंजरी कैसे हुई, ताकि हम आगे नेक्स्ट टाइम के लिए प्रिकॉशंस ले सकें। और सेकेंडली, उस पर्टिकुलर इंसान का फॉलोअप किया जा सके। जैसे सपोज कोई XYZ जिसको इंजरी हुई है, उसको हम नेक्स्ट टाइम उसका फॉलोअप करेंगे ना। उसके 6 वीक के बाद उसके टेस्ट करवाएंगे, 3 मंथ्स के बाद टेस्ट करवाएंगे, 6 मंथ के बाद टेस्ट करवाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद डॉक्टर और नर्स मिलके डिसाइड करते हैं कि इसको अब कैसे ट्रीट करना है। वो डिपेंड करेगा कि कितना आपको इंजरी हुई है, पेशेंट का वायरल लोड कैसा है, मतलब पेशेंट को इन्फेक्शन कितना ज़्यादा है HIV का, है ना। और पेशेंट को मतलब फॉल्स पॉजिटिव तो नहीं है, पेशेंट को है भी HIV की नहीं। तो पहले सबसे पहले पेशेंट का HIV दोबारा चेक किया जाता है। अच्छा। कि उसको है भी, कंफर्म किया जाता है उसको है, ठीक है। जब वो कंफर्म हो जाता है कि उसको HIV पॉजिटिव है, तो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस होता है, ठीक है। ये नियरेस्ट कोई भी ART सेंटर जाओगे आप, ठीक है, नियरेस्ट गवर्नमेंट के ART सेंटर होते हैं जहाँ HIV की दवाई मिलती है। तो कोशिश करनी होती है कि 2 घंटे के अंदर ही ये दवा स्टार्ट हो जाए, ठीक है। HIV की दवा होती है? यस, होती है दवा। क्या बोलते हैं इस दवा को? एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी होती है। एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी। ओके। तो जैसे कि आपने बोला, ये उस डॉक्टर के लिए आप बात करें जिसको अभी इंजरी हुई है। हाँ। ओके, प्लीज। तो उसके लिए इसको कहते हैं PEP, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस। तो ये कुछ दवाएं होती हैं जो अगर आपको इंजरी हो गई है तो दैट मीन्स आपको HIV होने का चांस है। तो ये एक पर्टिकुलर सेट ऑफ दवाइयां हैं जो चलाई जाती हैं 1 महीने तक, ठीक है। 1 महीने का कोर्स रहता है। उसके बाद 6 हफ्ते के बाद आपके टेस्ट रिपीट किए जाते हैं, फिर 3 महीने के बाद किए जाते हैं, फिर 6 मंथ के बाद आपके टेस्ट रिपीट किए जाते हैं। कि बाय चांस अगर किसी को PEP लेने के बाद भी अगर किसी को HIV पॉजिटिव रहते हैं, तो फिर हम उसके बाद ट्रीटमेंट उसका कर सकें कंटिन्यू। तो इसलिए कुछ इंटरवल के बाद हम टेस्ट कराते रहते हैं उनका। ओके। तो दवाई देने के बाद में, जैसे कि आपने बोला, वो उसको वहीं पे रोक देता है? हाँ, दवाई रोक देती है। 1 महीने का कोर्स होता है, वो तो करना ही है, ठीक है। उसके बाद आपके टेस्ट रिपीट होते रहते हैं, 6 वीक, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, ताकि आपका जब तक आप कंफर्म नहीं हो गया, 6 मंथ के बाद हम कंफर्म हो जाते हैं ना कि अब है नहीं होगा। यस। ओके मैम, मान लीजिए मैम कोई कपल है जिसमें से एक को HIV है और उन्हें कोई भी बेबी नहीं है, तो क्या ऐसे कपल जिनमें से किसी एक को या दोनों को HIV है, वो हेल्दी बेबी प्लान कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल प्लान कर सकते हैं, लेकिन उनको एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी लेनी पड़ेगी। उनका वायरल लोड देख के डॉक्टर डिसाइड करेगा कि यू शुड गो फॉर प्रेगनेंसी और नो, ठीक है। अच्छा। उनको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही प्लान करना है। ऐसा नहीं कि वो एब्सोल्युटली बेबी प्लान ही नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है कि 100% उनके बच्चे को HIV होगा ही होगा, ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ, वो उनका वायरल लोड कम हो जाता है, उस टाइम दे कैन कंसीव। और लेकिन ये सारे स्टेप्स आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके ही करने हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी सेफ हो। ओके, वायरल लोड का मतलब क्या होता है? कि आपकी बॉडी में वायरस कितना एक्टिव है। अच्छा। आपकी बॉडी कितना वायरस के अगेंस्ट फाइट करने की ताकत है आपकी बॉडी के अंदर। ओके, तो ये AT जो आपने ड्रग का नाम बोला है, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, यस। तो ये आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है ताकि उस वायरस के अगेंस्ट हम लड़ सकें। यस। ओके, क्योंकि कभी ऐसा हुआ है, कभी ऐसा कोई केसेस आपने वो देखा हो
या आपको पता उसके बारे में जानकारी हो कि किसी कपल्स को HIV था लेकिन उसका बच्चा जो पैदा हुआ वो एकदम ठीक हुआ है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखिए HIV कपल के भी बच्चे होते हैं जो कि HIV नेगेटिव होते हैं। मैम एक रील मैंने आपकी और देखी थी जिसमें कि फैटी लीवर को लेकर के आप बातें कर रहे हैं, तो फैटी लीवर के पीछे के जो कुछ रीजंस आपने बताए थे बहुत अच्छे क्या हो सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, हर किसी को फैटी लीवर जो है हो रहा है। फैटी लिवर तो आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। बेसिकली ये लाइफस्टाइल रिलेटेड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, पहले जैसे माना जाता था कि शराब पीने वालों को ही फैटी लिवर होता है। ठीक है, फैटी लिवर दो टाइप के होते हैं बेसिकली। एक होता है जो शराब पीते हैं उनको होता है अल्कोहलिक फैटी लिवर, और दूसरा होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर, जो कि आजकल ट्रेंडिंग डिजीज है। जैसे ट्रेंडिंग रील होती है उसी तरह ये ट्रेंडिंग डिजीज है। वो इसलिए है कि आप घर में से 4 लोग हैं तो 3 को फैटी लिवर निकलेगा ही निकलेगा। ठीक है, क्योंकि इनिशियली इसके कोई सिम्टम ही नहीं होते। आपको ना पेट में थोड़ा सा भारीपन लगेगा, थकावट होगी, लेकिन आपको कोई स्पेसिफिक सिम्टम नहीं मिलेगा कि हाँ इसको फैटी लिवर हो सकता है। बट अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें एक रीडिंग लिखी हुई आती है कि फैटी लिवर है ना। तो वो बेसिकली क्यों है, क्योंकि हम ये जो जंक खा रहे हैं, ऑयली फूड खा रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, शुगरी पैक्ड फूड खा रहे हैं, इन सब की वजह से हमें फैटी लिवर की प्रॉब्लम हो रही है। और ऊपर से हमारा लाइफस्टाइल इतना सेडेंटरी है, हम वर्कआउट नहीं करते हैं, चलने की आदत नहीं रही है। ठीक है, एक्सरसाइज करते नहीं है, बहुत सेडेंटरी हो गई है लाइफ। तो उसकी वजह से हमारा जो खाते हैं वो प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं होता, और जो खा भी रहे हैं वो क्वालिटी ऑफ फूड तो है नहीं है। तो वो हम ऐसा अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, तो ये फैटी लिवर की प्रॉब्लम होनी ही होनी है। तो इसके लिए सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, देखो दवाइयां तो कुछ लिमिट तक काम करेंगी, बट इसकी सबसे बड़ी रेमेडी है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक है, अच्छा खाना खाओ, आप अपना खाना चेंज कर दोगे, अपना हाई प्रोटीन वाला खाना खाओ, जो रेशेदार खाना होता है, हाई फाइबर वाला खाना खाओ। ये शुगरी ड्रिंक्स जो होती हैं जिसको आप कहते हैं कि कोक पी लिया या कैंड जूस पी लिया, ये सब बिल्कुल मत खाओ। ठीक है, सिर्फ लीवर पे नहीं, ये आपको डायबिटीज भी कराएंगी, ओबेसिटी भी कराएंगी, हर प्रॉब्लम कर सकती हैं ये। तो ये चीजें खाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। बेसिकली हमें ये समझने की जरूरत है कि हम जीने के लिए खा रहे हैं, खाने के लिए नहीं जी रहे हैं। तो जब हमें ये समझ आ जाएगा ना, तो हमारी प्रॉब्लम्स आदि तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी। ठीक है ना, जितना हमारा खाना बोरिंग रहेगा उतनी हमारी लाइफ इंटरेस्टिंग रहेगी, क्योंकि इंटरेस्टिंग लाइफ बनाने के लिए हमें एनर्जी चाहिए ना। एनर्जी हमें तब आएगी जब हम खाना अच्छा खा रहे हैं, हम फिट हैं, हमें कोई बीमारी नहीं है। उसके लिए हमारा खाना बोरिंग होना जरूरी है। घर का खाना खाओ, सिंपल खाना खाओ, न्यूट्रिशन वाला खाना खाओ। अपने बेसिक, अपने बाजरा, रागी, जवार, मक्का, ये सब खाओ। अच्छे फाइबर वाली रोटियां खाओ, ये सब हमारे लिए जरूरी चीजें हैं। ठीक है, सलाद, हरी सब्जियां हो गई, प्रोटीन रिच फूड हो गया, हमारी दालें, हमारी बीन्स और अंडा हो गया, मछली हो गई, मांस, ये सब खा सकते हैं हम। अगर कोई वेजिटेरियन है तो वो फोर्टिफाइड सीरियल्स जो आते हैं हमारे, मिनरल्स और विटामिन्स वाले गेहूं आते हैं, वो सब खा सकते हैं। ये चीजें हमारे लिए अच्छी हैं, ये हमारे लिए होम रेमेडीज की तरह काम करती हैं। बेसिकली ये हमारा गट हेल्थ पे बहुत अच्छा काम करती हैं। हम खाना अच्छा खाएंगे, गट हेल्थ रहेगी, अच्छी रहेगी, और तो हमारा ब्रेन भी अच्छा काम करेगा, हमारा मूड अच्छा रहेगा, और हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। बेसिकली जैसे हम कहते हैं ना, सारी बीमारियां गट से ही शुरू होती हैं। हम कह सकते हैं 90% प्रॉब्लम्स हमारी गट से स्टार्ट होती हैं। तो हमारे गट को हेल्दी रखना बहुत जरूरी है। और गट कैसे हेल्दी रहेगा, जब हम अपनी ईटिंग हैबिट्स अच्छी रखेंगे। तो अच्छी का मतलब है बेसिक रखना उनको, स्टिक टू योर बेसिक्स, जो हमारे पूर्वज खाते थे वही खाओ। ओके। अच्छा, जिसको मान लीजिए फैटी लिवर हो गया है और भयंकर वाला हो गया है, सबसे पहले तो उसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं जिससे कि इंसान को पता लग जाए कि भाई मुझे फैटी लिवर शायद हो गया है। उसके बाद ऐसे उसको क्या 3 से 4 स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे कि वो थोड़ा सा अपने फैटी लिवर को ठीक कर सके घर पे ही। तो फैटी लिवर तो एक तो है कि इनिशियली हमें पता ही नहीं चलता कि हमें फैटी लिवर हो गया है, क्योंकि इसके कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते। बट ये है कि आपको जनरलाइज्ड वीकनेस, फटीग रहेगा, पेट भारीपन रहेगा, ऐसे सिम्टम्स रहते हैं। तो आप ऐसा नहीं कि आपको लगेगा गैस है, एसिडिटी है, बट आपको फैटी लिवर हो सकता है। ठीक है,
ठीक है। और उसके बाद अगर आपको सपोज आपने डॉक्टर से कंसल्ट किया, उन्होंने आपका अल्ट्रासाउंड करवाया है, तो आपको पता चला है कि आपको फैटी लिवर की प्रॉब्लम है, तो सबसे पहले तो आपको लाइफस्टाइल अपना मॉडिफाई करना है। आपको, अगर आप ओबीज हो तब तो आपको और भी ज़्यादा वर्कआउट करना चाहिए। अगर कोई पतला है, पतले पेशेंट को भी हो सकता है फैटी लिवर, ऐसा नहीं कि ओबीज को ही होगा। अच्छा। हाँ, पतले लोगों को भी हो सकता है। ये सब खाने से रिलेटेड है ना, क्योंकि हमारे खाने से रिलेटेड है, हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। तो हमें अपने खाने पीने पे काम करना है बेसिकली। तो ये बाहर का प्रोसेस्ड फूड, ऑयली फूड, जंक फूड, ये एब्सोल्युटली बंद करना है। अगर आप ड्रिंक करते हो तो आपको अल्कोहल को भी एब्सोल्युटली बंद करना पड़ेगा। देखो, कम करने से या उसको थोड़ी फ्रिक्वेंसी कम करने से या क्वांटिटी कम करने से बात नहीं बनेगी, उसको एब्सोल्युटली आपको बंद करना पड़ेगा। तो ये बेसिक चीजें हैं, क्योंकि फैटी लिवर ऐसी चीज है ना, इनिशियली फैटी लिवर हुआ, फिर धीरे धीरे इन्फ्लामेशन हुई, सूजन हुई, फिर फाइब्रोसिस हो जाती है, सिकुड़ जाता है, फिर सिरोसिस, जिसको लिवर फेलियर कहते हैं, ऐसी चीजें हो जाती हैं। और फैटी लिवर वंस आपको हो गया तो आपके एलएफटी जो ब्लड के टेस्ट होते हैं, लिवर फंक्शन टेस्ट, वो आपके खराब हो जाएंगे। तो एक बार आपको हो गया तो उसके बाद आपको ना हर 6 महीने में अपने एलएफटी और अल्ट्रासाउंड कराते रहना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि डिजीज कहीं प्रोग्रेस तो नहीं कर रही है, बढ़ तो नहीं रही है, ताकि हम उस पर तुरंत एक्शन ले सकें। क्योंकि इनिशियली हम अगर देखो, सबसे बड़ी बात है कि फैटी लिवर जो है वो रिवर्सिबल है। इनिशियल स्टेज में रिवर्सिबल चीज है, मतलब हम इसको रिवर्स कर सकते हैं अगर हम अपने आप में चेंजेस लाएं, अपना वर्कआउट पे काम करें, अपने खाने पे काम करें। तो उन्हीं चीजों से, ये बेसिक चीजें हैं बहुत, और इसी से हम इनको रिवर्स कर सकते हैं। कोई बहुत बड़ी साइंस लगाने की जरूरत है नहीं, इसमें बेसिक हमें अपने लाइफस्टाइल को ही मॉडिफाई करना है, वही है इसकी रेमेडी। ओके। एक रील में आप बता रही थी, मैंने देखा कि आप 40 की उम्र में भी 27 के कैसे दिख सकते हैं यंग कैसे दिख सकते हैं आप, क्या है वो टिप्स एंड ट्रिक्स? हर किसी को आई थिंक जानना है ये। तो देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आपको, जैसे आप अपने, मुझे लगता है अपने कपड़ों को कलरफुल रखते हैं ना, वैसे ही अपने खाने को कलरफुल रखिए। मतलब जितनी आप कलर्ड वेजिटेबल्स उसमें ऐड करेंगे ना, उतने ही कलर्स और उतना ही एंटीऑक्सीडेंट, उतना ही फायदा आपको मिलेगा। तो ठीक है, मोनोटोनस खाना खाने की जरूरत नहीं, मतलब एक ही तरह का खाना डेली मत खाइए, आप वैरायटी ऐड करिए। ठीक है, कलर्ड जो होती हैं, जैसे बेरीज होती हैं, बैंगन होता है, कलर्ड सब्जियां या फ्रूट हैं, उनको जरूर खाइए। दूसरा, अपनी डाइट में विटामिन सी, विटामिन ई, ये सब चीजें लेना बहुत जरूरी होती है। ये एंटीऑक्सीडेंट होती हैं, आपकी प्रीमेच्योर एजिंग को रोकती हैं। कोलेजन, पेप्टाइड्स और प्रोटीन आपके लिए बहुत जरूरी है। वैसे तो आपको यंग एज से ही मसल स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, बट समहाउ आप बिजी थे, करियर बनाने में नहीं कर सके, तो 30 के बाद तो मैंडेटरी है, ये कोई ऑप्शन नहीं है, आपको मसल स्ट्रेंथनिंग करनी ही करनी है। क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, हमारा मसल मास कम होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको सार्कोपेनिया कहते हैं। तो मसल मास कम हो रहा है, तो हम उसको, अपनी बॉडी को कैसे मेंटेन करेंगे? दो ही चीजें हैं, या तो अपनी मसल स्ट्रेंथनिंग करेंगे, या फिर अपने खाने में प्रोटीन अच्छा लेंगे, क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन अच्छी लेंगे, है ना। तो खाना एक चीज होगी और दूसरा मसल स्ट्रेंथनिंग होगी। तो ये दोनों चीजें हमारे लिए फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप 130 क्रॉस कर गए तो आपको ये चीजें अपने रूटीन में ऐड करनी ही करनी है। आपको मसल स्ट्रेंथनिंग ही करनी पड़ेगी मसल्स को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस है, तो उसके लिए वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो ये अपना खाना, कोलेजन, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स, अपनी न्यूट्रिशन पे ध्यान दीजिए, हाइड्रेशन पे ध्यान दीजिए, सनस्क्रीन अप्लाई कीजिए। ये सब बेसिक चीजें हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए। ओके। अच्छा, अगर जो मसल लॉस जो होता है, मसल लॉस अगर ज़्यादा हो गया तो क्या क्या उसके साइड इफेक्ट हो सकते हैं? देखो, मसल जो है हमारे जॉइंट को सपोर्ट करते हैं, हमारी बोन और जॉइंट्स को सपोर्ट किसकी होती है? मसल ही उनको पकड़ के रखते हैं। तो अगर हमारा मसल मास गिर गया तो डेफिनेटली हमारे जॉइंट भी घिस जाएंगे, बोन्स और वीक हो जाएंगी, क्योंकि हमारी बोन्स भी तो टाइम के साथ जो है वीक होती जाती है ना, जैसे जैसे एजिंग हो रही है हमारी बोन्स भी वीक हो रही हैं, लेकिन हमारे मसल ने पकड़ के रखा है उनको। तो अगर मसल भी वीक हो गया तो बोन्स और वीक होंगी, फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ जाएंगे, जॉइंट खराब हो जाएंगे। ठीक है, और आजकल तो हम लुक्स को भी बड़ी इंपॉर्टेंस देते हैं, तो मसल मास नहीं होगा तो हम अच्छे भी नहीं दिखेंगे। लुक्स अच्छा नहीं होगा। यस। ओके। जो कैल्शियम फंक्शन होता है हमारी बॉडी में, उसके बारे में आपने एक एक्सप्लेनर वीडियो बनाया था, उसकी रियलिटी को थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ। अच्छा, कैल्शियम का एक्चुअली ऐसा था कि पहले मतलब बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि बस सिर्फ कैल्शियम लेने से हमें बोन स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो वो बेसिकली सिर्फ कैल्शियम लेने से बात नहीं बनती है, आपको उसके साथ ना जो
कैल्शियम को जैसे अंदर एब्जॉर्ब करने में विटामिन D3 का हाथ होता है, तो वो भी साथ में लेना चाहिए। मैग्नीशियम जैसे कैल्शियम को सेल्स तक लेके जाता है, मैग्नीशियम उसको एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिंक है, वो बोन्स बनाने में हेल्प करता है, इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करता है। तो ये होता है कि सारे मिनरल साथ में लेना जरूरी है। सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज लेने से बात नहीं बनेगी, वो एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ तो वो लिया या नहीं लिया वो वेस्ट हो गया। हमने लेने के बाद भी हमारा कैल्शियम वेस्ट हो गया। अगर उसके साथ ये सारे इंग्रेडिएंट्स नहीं है, सारे मिनरल साथ में नहीं ले रहे हम, तो उसके मतलब हम कह सकते हैं कि कैल्शियम के साथ उसके सारी टीम चाहिए हमें। ठीक है, ये भी एक टीम वर्क है। अगर उसकी टीम कंप्लीट है तो उसका एक्शन आएगा। अगर कैल्शियम की टीम कंप्लीट नहीं है तो उसका एक्शन ही नहीं मिलेगा हमें। तो हम कैल्शियम लेने के बाद भी हमारी बोन्स वैसे ही ब्रिटल रहेंगी। तो जो हम कैल्शियम की दवाइयाँ लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं, तो वो सिंगल लेने का कोई फायदा नहीं है? सिंगल का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ द पीपल में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी पाई ही जाती है। मतलब 60% पॉपुलेशन में मैग्नीशियम डेफिशिएंसी होगी। सेकेंडली, हम इतना सनस्क्रीन अप्लाई कर रहे हैं और आजकल हम आउटडोर में बहुत ही कम जाते हैं, तो विटामिन D3 डेफिशिएंसी भी 80-90% पेशेंट में पाई जाती है। तो अगर सारी चीजें नहीं होगी तो वो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म पूरा होगा नहीं, तो उसका इफेक्ट कहाँ से आएगा? कैल्शियम प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब नहीं हुआ, सेल्स तक नहीं गया, कहाँ से एक्शन आएगा? वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट ही नहीं हुआ तो उसका एक्शन नहीं आएगा ना। ओके, तो कैल्शियम के साथ में मैग्नीशियम जरूरी है, जिंक भी जरूरी है? जिंक भी जरूरी है, क्योंकि हर चीज का अपना अपना एक्शन है जी। ठीक है, तो वो उसको वो इम्यूनिटी बनाने में हेल्प करेगा, बोन फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। तो इसी तरह K2 भी होता है। मतलब अलग अलग चीजें हैं, सबका अपना अपना रोल है, तो टीम वर्क है बेसिकली। ओके, तो एक चीज लेने से बात नहीं बनेगी, आपको पूरे मिनरल साथ में लेने चाहिए। ओके, और ऐसे कॉम्बिनेशंस भी अब तो आने लग गए हैं, एक ही टैबलेट में सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो हमें भी मिलेगा, जिंक भी मिलेगा, सब मिलेगा। यस, ऐसे भी आते हैं। ओके, अच्छा, ब्रेस्ट सैगिंग की जो आजकल ये प्रॉब्लम्स होती है खास करके महिलाओं में, उसके बारे में मैं आपने एक एक्सप्लेनर किया था, उसके पीछे का जो मेन रीजन है कुछ क्या है कि ब्रेस्ट सैगिंग जो है वो ज्यादा हो रही है? ज्यादा हम ये कह सकते हैं कि देखो, ब्रेस्ट सैगिंग भी एक नेचुरल प्रोसेस है, जैसे सार्कोपेनिया है, तो ब्रेस्ट सैगिंग एज के साथ होगी ही होगी। ठीक है, अब हम उसको तो नहीं रोक सकते, जो कि एज के साथ चेंजेस बॉडी में आएंगे, लेकिन जैसे प्री मैच्योर सैगिंग हो जाती है ना कुछ लोगों में, कि पहले वजन बहुत ज्यादा था और एकदम से ड्रास्टिकली कम हो गया, या प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उनकी वजह से ब्रेस्ट सैगिंग हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हम ये कर सकते हैं कि एक्सरसाइजेस होती हैं कुछ, जैसे हम ये कहते हैं अपने डंबल प्रेस, अपने चेस्ट प्रेस करते हैं, डंबल फ्राई करते हैं, या पुशअप्स लगाते हैं। ये स्पेसिफिकली चेस्ट की एक्सरसाइजेज होती हैं, हमारे पेक्टोरल्स को बेसिकली ये स्ट्रॉन्ग बनाती हैं, तो चेस्ट को नेचुरल लिफ्ट मिलता है। बाकी कुछ प्रिकॉशंस होती हैं, जैसे कि हमें एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, तो हमें स्पोर्ट्स ब्रा पहननी चाहिए, और थर्ड हमें अपना हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, और अपना प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए, अपने कोलेजन पेप्टाइड्स या विटामिन सी, ये सब हमारे कोलेजन को नेचुरल कोलेजन को बूस्ट करते हैं। तो अगर हमारा कोलेजन बूस्ट होगा तो हमारी सैगिंग भी कम होगी। बेसिकली इलास्टिन और कोलेजन चाहिए ना, जो कि एज के साथ ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हम खाना ऐसा खा रहे हैं, विटामिन सी या कोलेजन पेप्टाइड्स ले रहे हैं या प्रोटीन ले रहे हैं, तो उससे हमारी ब्रेस्ट को नेचुरल बूस्ट मिलता है। ओके, और प्लस एक्सरसाइजेस हमें बहुत अच्छा काम करती है। ओके, एक बहुत फनी है, बट आपने इसके बारे में भी थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, ये क्यों कहा जाता है, उसके पीछे का आपने एक रीजन बताया था, क्यों कहते हैं? हाँ जी। क्या है रीजन वो? क्योंकि एक एग को माना जाता है कि कंप्लीट फूड है, ये आपको कैलोरीज भी देगा, ये आपको प्रोटीन भी देगा, और ये आपको गुड फैट भी देगा। तो ऐसी बहुत रेयर चीज होती है जिनमें ये सब चीजें पाई जाएं, तो इसलिए इसको कंप्लीट फूड कहा जाता है ना, क्योंकि इसमें गुड फैट होता है जो हमारे लिवर के लिए बहुत अच्छा है, ब्लड वेसल्स में बहुत अच्छा काम करता है, हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, फिर इसमें कोलिन होता है जो हमारी मेमोरी को शार्प बनाने में हेल्प करता है, लिवर से फैट को हटाता है। फिर जीजेंथिन होता है, ल्यूटिन होता है जो हमारी आई साइट के लिए बहुत अच्छा है, जो कैटरेक्ट की प्रॉब्लम होती है उसको भी रोकता है। तो इसमें इतने सारे फायदे हैं, और प्लस आपको कैलोरीज भी मिल रही हैं। प्रोटीन 6 ग्राम प्रोटीन बहुत अच्छा, एक एग में आपको 6 ग्राम प्रोटीन मिलता है, तो बहुत अच्छा अमाउंट है ये। अच्छा। तो इसलिए इसको एक कंप्लीट फूड कहा जाता है कि एक अंडा खा लिया तो आपकी बात बन गई। और हर दिन अंडा खाओ, ठीक है, वो किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट नहीं होने चाहिए, बट यस
द रीजन बिहाइंड संडे हो या मंडे, रोज खाओ वनडे, मतलब इससे कंप्लीट फूड, तो इसलिए इसको कहा जाता है, इसको सुपर फूड में गिना जाता है एग को। सो मैम अभी हम बातें करते हैं कैल्शियम के बारे में। तो कैल्शियम का तो हमको पता है कि भाई हमारी हड्डियां टक टक करने लगे या कमजोर हो जाए तो हमको लगना चाहिए कि भाई हमारे में कैल्शियम की कमी हो गई है। लेकिन जब कैल्शियम के साथ आप मैग्नीशियम की भी आप जब बातें कर रही थी, तो अगर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी का पता करना हो तो क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं कि जिससे पता लगे हमारे अंदर मैग्नीशियम की कमी हो रही है? देखिए, एक तो आपको जनरलाइज वीकनेस रहेगी, ठीक है, मसल क्रैम्प जिसको कहते हैं ना, बांटे आ गए, वो क्रैम्प्स आते हैं मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से। आपको नींद कम आती है, ठीक है, फटीक रहती है, थकावट रहती है, ये सब सिम्टम्स रहते हैं मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के। ओके, तो क्या क्या चीज लेना चाहिए डाइट में? क्या चीज हमको लेना चाहिए जिससे मैग्नीशियम अच्छा मिले? डाइट में इतना ज्यादा कोई डायरेक्ट इसका सोर्स नहीं है, तो इसलिए सप्लीमेंट्स, मैग्नीशियम के बेसिकली सप्लीमेंट्स आते हैं कैल्शियम के साथ कॉम्बिनेशन में, तो हम वो ले सकते हैं। अभी हम आपकी एक वीडियोस में देख रहे थे, उसमें बर्गर एक डिजीज होती है, बर्गर डिजीज पर। बर्गर या बर्जर? बर्गर अलग है, बर्गर डिजीज की बात करी हुई है मैंने। ओके, जो स्मोकिंग से रिलेटेड है ना। हाँ, तो ये बर्गर डिजीज क्या होती है? बर्गर डिजीज बेसिकली ना स्मोकर्स को होती है। अच्छा। स्मोकर्स मतलब जो बहुत लंबे टाइम तक बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो आपने जैसे सुना होगा बीड़ी सिगरेट पीने से लंग्स खराब हो जाते हैं। तो मैं ये बताना चाह रही थी लोगों को, सिर्फ लंग्स तक ही नहीं, हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत अच्छा सांस ले रहे हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बीड़ी पीते रहेंगे, ठीक है। तो ये कुछ चीजें ऐसी होती हैं बॉडी में जो हमें दिखती नहीं है, पर जब उसका साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है उसके बाद दिखती हैं। तो जैसे हमारे लंग्स को ये चोक करती है ना हमारी बीड़ी सिगरेट, वो हमारी वेसल्स, ब्लड वेसल्स को भी वैसे ही चोक करती है। मतलब ब्लड वेसल्स, हमारी खून की नसें पतली हो जाती हैं, तो ब्लड सप्लाई रुक जाती है, क्लॉट बन जाते हैं, तो हमारे टिश्यू तक ऑक्सीजन ही नहीं पहुंचती। अब ये तो हमें पता है सबको कि ऑक्सीजन बहुत जरूरी है हमें सरवाइव करने के लिए, हमारे हर टिश्यू तक ऑक्सीजन पहुंचनी चाहिए, लेकिन खून की नसें सिकुड़ जाएंगी तो ऑक्सीजन पहुंचेगी नहीं। तो ऐसे होता है, पैरों में बहुत तेज पेन होगा, फिर अल्सर होंगे, अल्सर हील नहीं होंगे क्योंकि ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही है, और फिर अल्टीमेटली गैंग्रीन हो जाती है और पैर काटना पड़ जाता है। तो ये स्मोकर्स में ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होती है, इसलिए मैंने इस चीज को हाईलाइट करने का सोचा कि सबको अवेयर होना चाहिए कि हम जो पी रहे हैं ये क्या क्या हो सकता है, हमारी लाइफ कैसे अफेक्ट हो सकती है, हमारी नहीं हमारी पूरी फैमिली अफेक्ट हो जाएगी। ऐसा कुछ होगा तो एम्पुटेशन हो जाएगी, तो हम काम कैसे करेंगे, काम नहीं कर पाएंगे। और स्पेशली जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको तो बिल्कुल भी बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, क्योंकि उनमें तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। जो शुगर पेशेंट होते हैं उनमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत कॉमन होती है, और स्पेशली जो मेटफॉर्मिन वाली टैबलेट लेते हैं उनमें B12 की डेफिशिएंसी होती है। तो B12 क्या होता है, हमारी नसों के ऊपर माइलिन शीथ होती है, उसको मतलब उसके लिए जरूरी होता है विटामिन B12, ठीक है। नहीं तो हमारी नसें कमजोर हो जाती हैं और हमें सेंसेशन चली जाती है पैरों की, जैसे अगर नसें कमजोर हो गई तो B12 की डेफिशिएंसी से हमें महसूस ही नहीं होता। तो शुगर पेशेंट को तो चोट लग जाती है, और जब तक पूरा पैर सड़ नहीं जाता उनको तो पता ही नहीं चलता ना, लॉस ऑफ सेंसेशन होती है। तो उनमें तो ये अगर बीड़ी सिगरेट भी पी रहे हो और आपको डायबिटीज भी है, तब तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, बहुत कॉमन हो जाती है ऐसी प्रॉब्लम्स। ऐसे पेशेंट्स हम बहुत रूटीनली देखते हैं, तो इसलिए मुझे लगा कि इसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए कि ये बीड़ी सिगरेट हमारे लंग्स तक ही नहीं, हमारी पूरी बॉडी में कितना नुकसान पहुंचाते हैं। मतलब स्मोकिंग से गैंग्रीन भी हो जाता है? यस, बिल्कुल हो सकता है। एक बात आपने कही है और काफ़ी रिलेट भी किया मैंने, उससे मैंने खुद को बहुत रिलेट किया। जब मैं छोटा था तो मुझे सोते प्यास बहुत लगती थी, बहुत थ्रस्ट होता था, फिर उठ के मम्मी से पानी दो, मम्मी पानी ला के देती थी। और बहुत लोगों के साथ में यह है कि सोते हुए उनको प्यास बहुत ही ज़्यादा लगती है। हाँ। तो ये किस वजह से होता है, इसके पीछे का रीज़न क्या है? देखिए, प्यास लग रही है तो मतलब कोई भी अगर आपको सिम्टम होता है ना, तो आपकी बॉडी कुछ ना कुछ सिग्नल दे रही है। तो बेसिकली या तो आपकी हाइड्रेशन कंप्लीट नहीं है, जैसे आप पूरा दिन में आपको, या तो आप एसी में बैठे हो और आपको प्यास नहीं लगी, आपने पानी नहीं पिया। ये अपनी हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। 8 से 10 ग्लास पानी पीना डेली मैंडेटरी ही है। तो अगर आप दिन में अपनी हाइड्रेशन नहीं मेंटेन कर रहे हो तो आपको रात को बार बार प्यास लगेगी ही लगेगी, आप बार बार डिहाइड्रेटेड फील करेंगे। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, तो उसकी वजह से भी आपको ऐसे सिम्टम आ सकते हैं,
तीसरा, अगर आप डायबिटिक हो या मतलब आप प्री डायबिटिक हो बेसिकली, आप आपकी शुगर बढ़ना शुरू हो गई है, तो आपको बार बार प्यास लगेगी, क्योंकि जैसे हमारी बॉडी में शुगर बढ़ती है तो हमारी बॉडी उस शुगर को यूरिन के थ्रू बाहर निकालने की कोशिश करती है, तो आपको बार बार यूरिन भी आएगा, बार बार प्यास भी लगेगी। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। तो बेसिकली ये हमारी बॉडी ना एक सिग्नल दे रही होती है कि कुछ प्रॉब्लम हो रही है, बट अगर आपको देखो वंस इन अ वाइल कभी ऐसी प्रॉब्लम हो तो कोई वरी वाली बात नहीं है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। लेकिन आपको फ्रीक्वेंट ये प्रॉब्लम हो रही है कि रात को बार बार उठ के पानी पीना पड़ रहा है, तो आपको जरूर डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपकी शुगर बढ़ रही हो। अच्छा, ये शुगर का भी सिम्टम्स होता है? यस, बिल्कुल हो सकता है आपको डायबिटीज हो गई है, स्टार्ट हो गई है, या आप प्री डायबिटिक हो। प्री डायबिटिक का मतलब है कि आपको बस शुगर जस्ट बॉर्डर लाइन पे हो आप, ठीक है, आपको कभी भी डायबिटीज हो सकती है। तो उस केस में भी आपको सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगे, तो आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आप प्री डायबिटिक हो तो आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ही बिना दवाई के ही अपनी शुगर को मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। आपको दवाइयों पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वंस आप डायबिटिक हो गए तब तो आपको लाइफ लॉन्ग दवाइयां लेनी ही पड़ेंगी। तो इसलिए अपनी बॉडी के सिग्नल्स को समझना बहुत जरूरी है। आपको जैसे अगर शुगर है तो आपको पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया जिसको कहते हैं ना, पॉलीफेजिया का मतलब बार बार भूख लगना, पॉलीडिप्सिया बार बार प्यास लगना, पॉलीयूरिया बार बार यूरिन आना, तो ऐसे सिम्टम्स मिलेंगे आपको। तो वो समझना जरूरी है कि ये अब हमें जरूरत है डॉक्टर को कंसल्ट करने की। ओके। अक्सर अब ये बहुत सारी अवेयरनेस इसके रिगार्डिंग आ रही है, लेकिन पहले आई थिंक थी कि नहीं थी मुझे नहीं पता, कि एल्यूमिनियम के बर्तन जो भी है अपने घर से निकाल दीजिए, क्योंकि एल्यूमिनियम के बर्तन आपको कैंसर तक कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे जो है लोग क्लेम करते हैं, खास करके सोशल मीडिया पे। तो एल्यूमिनियम के बर्तन कितने खतरनाक हो सकते हैं हमारे लिए? देखिए, एल्यूमिनियम के बर्तन खतरनाक आप इससे कंपेयर कर सकते हो कि आप पुराने टाइम में जेल में रखे जाते थे एल्यूमिनियम के बर्तन, इसलिए रखे जाते थे एज ए पनिशमेंट कि एल्यूमिनियम में खाएं ताकि इनकी मेंटल स्लोइंग हो जाए, ठीक है, धीरे धीरे एल्यूमिनियम की टॉक्सिसिटी हो जाए उन लोगों को। तो आप समझिए वही चीज़ हम अपने घर में यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे लिए कितनी हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। ये हमारी ब्रेन, हमारी किडनी, हमारे लीवर, हार्ट पे अफेक्ट करती है। लंबे टाइम तक अगर हम एल्यूमिनियम वेसल यूज़ कर सकते हैं, टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो बेसिकली अगर आप एल्यूमिनियम बर्तन यूज़ कर रहे हो तो उस पर एनोडाइज्ड लेयर आती है एक, ठीक है। तो जो रिकमेंडेड है कि अगर आप एल्यूमिनियम बर्तन यूज करना है तो इसके ऊपर एनोडाइज्ड लेयर होएगी। बट हमारे घर में तो वो गंदा वाला जूना यूज करते हैं, रगड़ रगड़ के उसको उतार देते हैं, फिर वो उसके बाद भी उसको यूज करते रहते हैं, ठीक है। तो फिर वो एल्यूमिनियम धीरे धीरे लीच होता रहता है हमारे खाने में से। स्पेशली जो हम खट्टे खाने जैसे टमाटर हो गया, इमली हो गई, नींबू, ऐसी चीजें डालते हैं तो वो और भी लीच होता है और अंदर जाता है हमारी बॉडी के। यस, तो वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। बेसिकली हमारी हमारी मेमोरी लॉस कराता है बेसिकली ना, ये डिमेंशिया जैसे सिम्टम्स कराता है ये एल्यूमिनियम। यस, और हमारी किडनी फेल भी करा सकता है, तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। तो हमें बेसिकली हमें जाना चाहिए फॉर द, जो कि जैसे स्टेनलेस स्टील हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए बेटर ऑप्शन है। या हम माइक्रोवेव में खाना बनाते हैं तो हम ग्लास के वेसल यूज कर सकते हैं। या पुराने टाइम में देखो जैसे तो हमारे आयरन के वेसल यूज किए जाते थे, तो आयरन के वेसल से हमें वैसे भी आयरन को नेचुरल बूस्ट मिलता है, तो आयरन के वेसल हमारे लिए अच्छे हैं। फिर क्ले पॉट आते हैं, मिट्टी के बर्तन, तो अगर मिनरल ही चाहिए तो फिर मिट्टी के बर्तन यूज करो। एक तो आपको टेस्ट बहुत अच्छा आता है, उसमें अर्दी टेस्ट आता है बहुत अच्छा। अगर आपने कभी खाया होगा तो मिट्टी के बर्तन में बनी हुई दाल, उसकी फ्रेग्रेंस ही अलग होती है, साग बनता है हमारे घर में। यस, तो वो उसमें फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी आती है, आपको मिनरल्स भी मिलते हैं। और अगर आपको एल्यूमिनियम ही यूज करना है तो एनोडाइज्ड लेयर वाला यूज करो, और वो जूना अपना सॉफ्ट रखो, एटलीस्ट उसकी लेयर को मेंटेन करो। डायरेक्ट एल्यूमिनियम हमारे अंदर नहीं जाना चाहिए। और कोशिश करो कि जो खट्टी चीजें बना रहे हैं ना उसमें ना बनाएं, क्योंकि उसमें लीच ज्यादा होता है एल्यूमिनियम, तो उतना हमारी बॉडी में जाएगा, हमें नुकसान करेगा। ओके, ये आपने बोला ना स्टेनलेस स्टील, अक्सर कहीं पे बहुत सारी जगह लिखा था, बच्चों की जो बॉटल्स होती है स्टील, उसमें लिखा था स्टेनलेस स्टील। हाँ जी, ये स्टेनलेस स्टील का मतलब क्या होता है? ये कोई अलग तरह की स्टील होती है? हाँ, थोड़ी मॉडिफाइड स्टील कह सकते हो इसको, स्टेनलेस। हाँ, तो जैसे पहले बेसिक आती थी स्टील हमारे पास, इसमें लेयरिंग भी ज्यादा है। ओके, तो हाँ, ये थोड़ा प्योरी वर्जन मान सकते हैं, वर्जन बोल सकते हैं आप इसका। ओके, अच्छा, एक चीज और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि हल्दी का दूध जब भी क्या होता है कि जब भी हमको चोट लग जाए
या कुछ ऐसा हो जाए तो बोलते हैं इसको हल्दी वाला दूध दे दो, थोड़ा अच्छा हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। हल्दी बहुत अच्छी चीज है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, बहुत सारी जो होती है, एंटीसेप्टिक भी होती है। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन क्या सच में हल्दी वाला दूध हमारे लिए अच्छा होता है या फिर ये भी एक हाइप है? नहीं, हल्दी वाला दूध हमारे लिए बहुत अच्छा है, लेकिन हल्दी को हम किस फॉर्म में ले रहे हैं वो जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम आजकल बेसिकली मैंने ट्रेंड देखा जो सोशल मीडिया पे, जिसके बाद मैंने सोचा कि इसमें रील बनानी चाहिए कि हल्दी का 1 चम्मच ले रहे हैं, उसके बाद पानी पी रहे हैं कि हल्दी हमारे लिए एंटी इन्फ्लामेटरी है और ब्लड प्यूरिफाई कर रहे हैं। बट हल्दी को सही तरीके से लेना बहुत जरूरी है। पहली तो बात, इसमें जो करक्यूमिन होता है ना, वो हम कह सकते हैं कि फैटी फूड के साथ ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। अच्छा, ये फैट सॉल्युबल होता है, जो करक्यूमिन होता है फैट सॉल्युबल होता है। उसका मतलब ये है कि वो फैटी फूड के साथ एब्जॉर्ब होगा। ओके, वैसे नहीं होगा। हाँ, वैसे नहीं होगा। तो अदरवाइज तो वो 1% ही एब्जॉर्ब होता है, बाकी पूरा वेस्ट हो जाता है। तो हमें ये जानना जरूरी है कि हल्दी को कैसे लेना है। हल्दी को हल्का पका के खाना चाहिए, कच्चा नहीं खाओ। कच्चा तो वो वेस्ट हो गया हमारी बॉडी के अंदर, तो उसका इफेक्ट ही नहीं आया, एब्जॉर्ब ही नहीं हुआ, तो हमें कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, वो सिर्फ हाइप है। ठीक है, कि कच्चा हल्दी ऐसे खा लो, 1 चम्मच हल्दी और पानी पी लो, उसको हल्का। और अगर हम उसको काली मिर्च के साथ ले रहे हैं तो उसकी एब्जॉर्प्शन 70 टाइम्स बढ़ जाती है हल्दी को। हाँ, तो अगर आप हल्दी वाला दूध पी रहे हो तो उसमें भी आप काली मिर्च डाल सकते हो, जो पेपरिन है उसकी एब्जॉर्प्शन को बहुत बढ़ा देती है। ठीक है, इसके बाद जैसे अनियन हो गया, एप्पल, ऐसी चीजें भी इसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाती हैं। तो इसीलिए पुराने लोग जो हल्दी में पकाते थे अनियन को, प्याज को, वो इसीलिए पकाते थे उसकी एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए। लेकिन जब कुक करना है तो ये ध्यान रखना है कि उसको सड़ा नहीं देना है सड़ाना नहीं है, उसको हल्का कुक करना है, उससे उसकी एब्जॉर्प्शन अच्छी होती है। तो राइट वे में हल्दी लेना बहुत जरूरी है। सिर्फ हल्दी लेने से बात नहीं बनेगी, हल्दी को सही तरीके से लेना जरूरी है। ओके, हल्दी अदरवाइज एब्जॉर्ब नहीं होगी, एब्जॉर्ब नहीं होगी। ओके। मोस्टली बहुत सारे खास करके जो ओबीज लोग होते हैं उनमें देखा है कि उनकी गर्दन पे ब्लैक पैसेज हो जाते हैं, और कितना रगड़ ले वो जाते नहीं है। हाँ, ये कोई मतलब ये नॉर्मल एक लाइफ स्टाइल कोई डिजीज हो सकती है, या नॉर्मल मेल हो सकता है, या फिर इसके पीछे भी कोई एक ऐसा मतलब डेंजर जो है वो कॉज हो सकता है जो हम लोग अनदेखा कर देते हैं? देखिए, ये जो काली चीज होती है, काली आप नेक कह सकते हो, या आप उनके ये नक्कल्स जॉइंट होते हैं हाथ के, वहां पे भी देखोगे कालापन होता है, या आर्म पिट में कालापन हो जाता है, बिकनी लाइन में कालापन हो जाता है। ये ओबीज में या डायबिटिक पेशेंट में या जिनमें इंसुलिन इनसेंसिटिविटी होती है, ऐसे पेशेंट में देखा गया है। इस एक्चुअली ये स्किन कंडीशन हो जाती है जिसको अकैंथोसिस नाइग्रिकन कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि ये स्क्रब करने से नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये मैल नहीं है। ठीक है, दूसरा, अगर आप कोई पील करा रहे हो या कोई डर्मेटोलॉजिकल ट्रीटमेंट करा रहे हो तो उससे भी टेम्पररी आपको थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। परमानेंट सॉल्यूशन इसका, अगर आप ओबीज हो तो आपको वजन कम करना ही पड़ेगा, अगर आप डायबिटिक हो आपको अपनी शुगर कंट्रोल करनी ही पड़ेगी, तभी इसका परमानेंट सॉल्यूशन मिलेगा। अदरवाइज ये कंडीशन ऐसे ही रहेगी। अच्छा, हाँ, क्रीम्स लगाने से या कोई कॉस्मेटोलॉजी ट्रीटमेंट कराने से आपको थोड़े दिन के लिए टेम्पररी रिलीफ मिल सकता है, वो भी कभी कभी नहीं मिलता। बट परमानेंट सॉल्यूशन इसका यही है कि अपनी शुगर कंट्रोल करो, जो इंसुलिन सेंसिटिविटी है उसको मेंटेन करो, आप अपना वजन कम करो, उसी से ही आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। अपने आप सबसाइड हो जाते हैं ये। ओके। अच्छा, आप कहती है कि वुमेन्स जो है मैन से ज्यादा सोती है, कोई रीजन है इसके पीछे? हाँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ताना सुनने को मिलता है कि तुम सोई रहती हो। तो बेसिकली इसमें कल्प्रेट वुमेन नहीं है, उसके हार्मोन्स हैं। ठीक है, और उसमें हर मंथ जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन चेंज होते हैं, हार्मोन्स ऊपर नीचे होते हैं, तो उसी तरह उसका मूड ऊपर नीचे होता रहता है। तो जितना उसको और इसके साथ साथ वुमेन जो है मल्टीटास्किंग होती है। अब जितना ज्यादा काम करेगी तो उसको एनर्जी को रिस्टोर करने में भी टाइम लगेगा उतना ज्यादा। ठीक है, इसमें मूड स्विंग्स ज्यादा होते हैं, एंग्जाइटी ज्यादा होती है, इमोशनली वुमेन जो है वो ज्यादा वल्नरेबल है, तो इसलिए उसको रेस्ट करने के लिए भी ज्यादा टाइम चाहिए।
ठीक है। फिर उसको पीएमएस होता है, हर महीने तो हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर मेंसेस से पहले उनको पीएमएस होता है जी। ठीक है, उसमें उनका मूड डिप्रेस्ड रहता है, तो स्लीप से उनकी ये सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो सकती हैं। तो ये हम ये नहीं कह सकते कि वुमेन लेजी ज्यादा है या आराम करना ये तो अलग लग्जरी में जी रही हैं, ऐसा नहीं है। ये उनकी ब्रेन वायरिंग ही ऐसी है, उनका हार्मोनल सिस्टम ही ऐसा है कि उनको रिकवरी के लिए टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है। और जैसे मेल है तो उनके हार्मोन्स एक ही लेवल पे चलते रहते हैं। अब फीमेल में कभी मेंसेस हो रहा है, कभी उनका मीनोपॉज हो रहा है, कभी प्रेगनेंसी हो रहा है, तो उस हिसाब से उनके मूड फ्लक्चुएशंस, ठीक है। प्लस जो उनका फीमेल के ऊपर सोशल प्रेशर भी रहता है और मल्टीटास्किंग का जो प्रेशर रहता है, घर भी देखना है बाहर भी देखना है, तो ये सब के लिए एनर्जी तो चाहिए। एनर्जी को रिस्टोर करने के लिए आपको रेस्ट चाहिए, आपकी बॉडी को स्लीप चाहिए। तो इसलिए अपनी वाइफ्स को सबको एक टाइम देना चाहिए कि फिक्स टाइम रेस्ट करें ताकि घर में हार्मोनी मेंटेन रहे, क्योंकि उनका मूड अच्छा रहेगा तो सबका अच्छा रहेगा। राइट, बिल्कुल सही बात है। शैम्पूज के बहुत ऐड आते हैं, ये वाला बहुत सारी कंपनी अपने अलग तरीके से शैम्पूज लेके आती है। एंटी डैंड्रफ होता है, एंटी हेयर लॉस होता है ना, कि आपके वाइट नहीं होंगे बाल, आप ये वाला शैम्पू लगाइए। लेकिन शैम्पू में फिर आप बोलते हैं कि फ्री सल्फेट फ्री शैम्पूज होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो सल्फेट हर शैम्पू में होता है? अगर होता है तो उसको सल्फेट फ्री फिर क्यों करना? तो पहले हमें ये समझना जरूरी है कि सल्फेट क्या है। सल्फेट बेसिकली क्लींजिंग एजेंट है जो शैम्पू में डालते हैं ताकि फोम बन सके। तो सफाई होती है सल्फेट से, बट ये है कि ये बहुत ज्यादा फोम और बहुत ज्यादा क्लींस करता है, तो उससे क्या है नेचुरल ऑयल भी निकल जाता है साथ में। ठीक है। तो अगर आपके ड्राई हेयर हैं या आपने कोई केमिकल ट्रीटमेंट, जो कि बहुत कॉमनली आजकल केराटिन करवाते हैं या फिर बोटॉक्स करवाते हैं, बालों में कलर कराते हैं, तो और ड्राई होते हैं, तो फिर आपके बाल और फ्रीजी और ड्राई हो जाते हैं, क्योंकि नेचुरल ऑयल को भी हटा देता है। तो अगर आपके बाल ड्राई हैं तब आपको सल्फेट फ्री शैम्पू ही यूज करने चाहिए। ठीक है। और अगर आपके बाल ऑयली हैं तब आप सल्फेट यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी है कि सबको सल्फेट फ्री, क्योंकि वो महंगे आ गए हैं शैम्पू, तो सबको सल्फेट फ्री यूज करने हैं, ऐसा नहीं है। अगर आपके बाल ऑयली हैं तो आप आराम से कोई भी सल्फेट वाला शैम्पू यूज कर सकते हो। अगर आप बाहर आउटडोर में काम करते हो तो नेचुरली मिट्टी वगैरह ज्यादा गिरेगी, तो आपको सल्फेट वाले ही यूज करने चाहिए शैम्पू। ठीक है। लेकिन अगर आपके फ्रीजी हेयर हैं, ड्राई हैं, कर्ली हेयर हैं, केमिकली ट्रीटेड हेयर हैं, तो उस केस में आप सल्फेट फ्री शैम्पू यूज करो, वो आपके बालों के लिए बेटर रहेगा। ओके। अक्सर क्या होता है ना मैम, आजकल का हमारा एक स्टाइल भी हो गया है कि फ़ोन हाथ में लिया, ईयरफोन लगाया और हम चल गए। ईयरफोन जो हम यूज़ करते हैं आजकल के, कुछ वायर वाले होते हैं, कुछ विदाउट वायर वाले यानी ये ब्लूटूथ वाले होते हैं, क्या हाईएस्ट साइड इफेक्ट हो सकता है? देखिए, हाईएस्ट साइड इफेक्ट की बात करें तो हमारी कान की सुनने की शक्ति भी जा सकती है ओवर यूज से। ओके। हाँ, तो जैसे जैसे हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो हमने पहले वायर्ड यूज करते थे ईयरफोन, अब नॉन वायर्ड आ गए हैं। बट आई वुड रेकमेंड कि अगर आप लंबे टाइम पे आपको ईयरफोन यूज करने पड़ रहे हैं तो आप वायर्ड वाले ही यूज करो, वायर वाले एयरपोर्ट्स या जो भी आते हैं आपके ईयरफोन्स, वो ही यूज करो। क्योंकि जो ये अपने ब्लूटूथ वाले हैं, ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन आपके ना कान के पास एक हीटिंग इफेक्ट क्रिएट करते हैं, और कान में लंबे टाइम तक यूज करने के बाद आपको टिनिटस, जो झन झन की आवाज आती है ना, वो आ सकती है, आपका हियरिंग लॉस हो सकता है। प्लस आपका फोकस, आप देखोगे बहुत लंबे टाइम तक आप अगर ईयरफोन यूज कर रहे हो तो आपको फोकस करने में भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसके काफी साइड इफेक्ट्स रहते हैं, इसलिए वैसे तो इनको अवॉइड करना चाहिए। अगर आप फोन बहुत लंबा यूज करो, या तो उसको स्पीकर पे यूज कर लो, या फिर वायर वाले ईयरफोन यूज करो, वो कम हार्मफुल है एज कम्पेयर टू नॉन वायर्ड। ओके। एक रील में मैं देख रहा था मैम, उसमें आपने बताया कि अगर स्नेक बाइट हो जाए, सांप अगर आपको काट ले, पहली बात तो ये कि सांप को देख के आदमी की हालत खराब हो जाती है ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए काट लिया और वो पॉइजनर वाला स्नेक है, तो सांप काटने के तुरंत बाद हमें क्या काम करना चाहिए? देखो, सबसे पहले जरूरी है जो इसको काटा है उसको पैसिफाई करना, सबसे जरूरी है, जो हम नहीं कर पाते, क्योंकि जिसको सांप ने काट लिया वो तो डर जाएगा। पैसिफाई मतलब उसको काम डाउन करना, उसको शांत करना बहुत जरूरी है। अच्छा। क्योंकि अगर वो डर गया तो उसकी हार्ट रेट उतनी तेज हो जाएगी और उतनी जल्दी से वो जहर स्प्रेड होगा। जितना हमारा हार्ट तेज पंप करेगा उतनी फास्ट जहर स्प्रेड होगा। तो पहले कोशिश कीजिए कि इसको काम डाउन करने की। दूसरा,
जो जिस पार्ट पे काटा है उस पार्ट को इमोबिलाइज कर दो, मतलब उस पार्ट को हिलाना नहीं। जैसे हड्डी टूट जाती है तो हम उस पार्ट को हिलाते नहीं ना, ताकि हड्डी अपनी जगह पे बैठी रहे, उसी तरह उस पार्ट को इमोबिलाइज करना है। घरेलू नुस्खों पे फोकस नहीं करना है, हल्दी लगा दो, कट लगा दो या मुंह से खींच लो, ये सब नहीं करना है, ठीक है। ऐसे ये सब नुस्खे करने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि इससे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है और कुछ नहीं होता। फिर हाई प्रेशर टूर्निकेट जो होते हैं, जो हम टीवी को देख के लगाते हैं कि हाँ बांध दिया अब जहर नहीं फैलेगा, अब उसका ये होता है कि उस टाइम तो हमने बांध दिया, जैसे टूर्निकेट खोलते हैं वो फास्ट स्प्रेड करता है वेनम। तो ऐसे केस में आपको सबसे इम्पोर्टेंट है पेशेंट को शांत करना है, उस पार्ट को इमोबिलाइज करना है, और जितनी जल्दी हो सके एम्बुलेंस करके पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है, क्योंकि एंटी स्नेक वेनम जो है वही डेफिनेटिव ट्रीटमेंट है। कोई घरेलू नुस्खा सांप के जहर को नहीं मार सकता, तो हमें ट्राई ही नहीं करना है। कोई हल्दी नमक कुछ भी, या मूवी में देख के जैसे हम ब्लड को सक करना स्टार्ट करते हैं, ये सब स्टेंट करने की जरूरत नहीं है। हमें डायरेक्टली उसको हॉस्पिटल में लेके जाना चाहिए, क्योंकि वेनम जो है बहुत फास्ट स्प्रेड करता है, स्पेशली अगर हेड नेक एरिया में कहीं कट कर गया तो बहुत जल्दी स्प्रेड करता है। तो हमें एज अर्ली एज पॉसिबल पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करा के एंटी स्नेक वेनम लगवाना है। ओके, तभी पेशेंट की जान बच सकती है। तो मैम जाते जाते एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हूँ टी लवर, मुझे चाय बहुत अच्छी लगती है। हाँ जी। लेकिन कुछ लोग कॉफ़ी अच्छी लगती है, ब्लैक कॉफ़ी अच्छी लगती है, दूध वाली कॉफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा था कि आप, क्योंकि मैंने आपका कंटेंट देखा, उसमें आप एक कंटेंट में बता रही थी कि आपको अगर आप एडिक्शन है आपको चाय का या कॉफ़ी का, तो कौन सा बेस्ट है जो आपको लेना चाहिए जिससे कि आपकी हेल्थ पे भी कम से कम इफेक्ट पड़े? देखिए, चाय और कॉफ़ी दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो चाय बेसिकली, ये दोनों चीज़ें अगर आप लिमिट में ले रहे हो तो ठीक है, दोनों ठीक है। आप 1 या 2 कप दिन में लेते हो तो चाय भी ठीक है, कॉफी भी ठीक है। बट अगर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो तो आपको चाय जो है वो एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, ये सब चीजें, इवन अल्सर हो सकते हैं अगर आप बहुत ज्यादा चाय पीते हो, तो ये चीजें करा सकती हैं। फिर दूसरा जो कि हमारे इंडिया में ट्रेंड है कि चाय में चीनी डालनी, फिर चाय में दूध बहुत ज्यादा डालना, तो ये सब हमारी कैलोरी इंटेक भी बढ़ती है, तो हमें शुगर, ओबेसिटी, ये सब चीजें भी होंगी अगर बहुत ज्यादा चाय पियेंगे। तो कॉफी का भी सेम है, अगर आप कॉफी दूध डाल के, चीनी डाल के पी रहे हो तो एक तो आपकी कैलोरी इंटेक बहुत ज्यादा बढ़ गई, ठीक है, और सेकेंडली इतनी कैफीन लेने से आपको एंग्जाइटी, फिर आपको नींद नहीं आएगी, ये सब होता है ना। तो ये सब चीजों से बचने का एक ही तरीका है, अपनी इंटेक कम कर दो। देखो, अगर आप इंटेक इतनी रखते हो कि 1 या 2 कप पूरे दिन में लेते हो तो आपको साइड इफेक्ट्स नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा अपनी बॉडी को कि मेरी बॉडी को कितनी रिक्वायरमेंट है, उतना ही लो। अननेसेसरी आपको हर 2 घंटे या 1 घंटे के बाद रिपीटेटिवली चाय कॉफी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो 2 कप से ज्यादा नहीं पीना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं पीना चाहिए। तो मेरे को जब तक, मेरे साथ क्या है ना मैम, कि जैसे मैं कोई सीरीज देख रहा हूँ या कुछ भी उस पे नेटफ्लिक्स पे, और उसमें कोई सीन आता है ना जिसमें चाय वाला होता है, तो फिर मुझे चाय चाहिए। फिर मेरे को चाय चाहिए। नहीं, तो देखो, चाय भी अगर एक्सेस में लोगे तो या तो आप ऐसा ले रहे हो, ग्रीन टी ले रहे हो, ग्रीन टी, जिंजर टी, ये बेटर ऑल्टरनेटिव्स हैं, आप ये ले सकते हो। लेकिन आप ये जो हमारी स्टेपल चाय है हमारी, चीनी और दूध वाली, तो ओवरऑल देखिए ना, हमारे दिन में खाना भी खा रहे हैं और इतनी सारी चीनी और दूध वाली चाय भी पी रहे हैं, तो हमारी कैलोरी इंटेक्स, शुगर इंटेक, ठीक है, और फिर ये गैस्ट्राइटिस, एसिडिटी की प्रॉब्लम, ये बहुत ज्यादा होती है चाय से। और कॉफी का भी सेम सिनेरियो कि अगर आप लिमिट में ले रहे हो तो ठीक है, 1 और 2 कप ए डे इज फाइन। बट आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हो तो ये आपको नींद में भी प्रॉब्लम हो सकती है, आपको स्लीप डिसऑर्डर हो सकता है, या फिर आप, क्योंकि ये ब्रेन स्टिमुलेंट है कॉफी हमारी ना, तो आपको एंग्जाइटी, जैसे बहुत एंग्शियस रहना, ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। आप बहुत ज्यादा कॉफी लेने से, बहुत ज्यादा सुपर एक्टिव रह रहे हो, ठीक है, तो उससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसको भी देखो, एकदम से स्टिमुलस मिलता है कॉफी पीने से तो अच्छा तो लगता है, लेकिन हमें देखना है कि हमें लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं, तो वो सोच के हमें कोई भी चीज लेनी है। अच्छा, तो ब्लैक कॉफी अच्छी रहती है कि दूध वाली कॉफी अच्छी रहती है? देखिए, ब्लैक कॉफी डेफिनेटली बेटर ऑल्टरनेटिव है, क्योंकि एक तो उसमें शुगर नहीं होती और दूसरा मिल्क नहीं होता, तो हमारी कैलोरी इंटेक कम हो गई, सबसे पहली बात। और ये ज्यादा अच्छा स्टिमुलेंट भी है, तो इवन लोग जिम जाने से पहले भी इसको लेते हैं, कॉफी को। यस, ब्लैक कॉफी। ओके, सो थैंक यू मैम,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ा थैंक मजा यू फॉर कॉलिंग मी, बड़ा मजा इनवाइटिंग मी ऑन दिस थैंक पॉडकास्ट। यू मैम, माय प्लेजर। और काफ़ी अच्छा लगा, खास करके आप लोगों को बता दूं कि एडिक्शन थोड़ा ज़्यादा न रखिए आप चाय का या कॉफ़ी का, जैसा कि मैम ने बताया कि कितना खतरनाक हो सकता है। और सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी वो ये कि जब स्नेक बाइट्स अगर भगवान ना करे किसी को हो, अगर हो भी जाए तो क्योंकि वो आपकी जान पर बनाती है, उसमें क्या क्या आपको नहीं करना है, अपने घर के अपने जो देसी आप जुगाड़ लगाते हैं वो मत लगाइए, क्योंकि इससे आपकी जान को खतरा और ज़्यादा बढ़ सकता है। तो आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप दीपिका मैम से और किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करके उसमें लिख सकते हैं, वहाँ पे आपको उस पर एक रील जो है दीपिका मैम, मैं वहाँ तक आपकी जो जानकारी है पहुँचा दूंगा। वो अपने अकाउंट पर जो है उसके बारे में जो है रील बनाकर डाल देगी। और कमेंट करना मत भूलना, लाइक करना मत भूलना, और अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।